हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से परिवार समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतरी ही मोड में लेकर सभी लोग चल रहे होंगे। तो चलिए, आज फिर हम आपके लिए हाजिर हैं। आपके जो कमेंट हैं उन्हीं के जवाब लेकर जो आपने पूछे हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि आप लोगों के क्या कमेंट हैं और उनसे आप लोगों को कैसे निजात दिलवाई जा सकती है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं स्टूडेंट लाइफ में, और जब तक अनुभव नहीं होता तो वो क्वेश्चन मन ही मन में बने रहते हैं। क्योंकि पढ़ाते तो सभी लोग हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं, ये जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी चल रही है, यदि हमें कोई भी दिक्कत होती है उस चीज़ को लेकर, तो हमें पढ़ाई में इतना मन बिल्कुल नहीं लगता जब तक हमारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर ना हो जाएं। तो चलिए, उन्हीं क्वेश्चनों के जवाब देने के लिए मैं फिर शुरुआत करता हूं कि क्या क्वेश्चन हैं आप लोगों के। और पहला जो क्वेश्चन है ये संदीप सिंह का क्वेश्चन है। 3-4 दिन पहले पूछा गया था, तो आज मैंने इस क्वेश्चन को शामिल किया है। इन्होंने लिखा है कि सर फिज़िकल डिटेल दीजिए प्लीज़। मतलब रेडियो ऑपरेटर की फ़िज़िकल डिटेल पूछ रहे हैं। देखो, थोड़ी सी तो खैर इनके लिखने में ही मिस्टेक है, ना तो फिज़िकल की स्पेलिंग ठीक है और ना ही डिटेल वगैरह, मतलब स्पेलिंग बहुत मिसमैच है, गड़बड़ है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर भी आप संदीप सिंह ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हो सकता है मिस्टेक वैसे भी हो जाती हैं, किसी से भी हो जाती हैं। ठीक है, वैसे भी गलती हो गई हो, ठीक है, नो डाउट। तो चलिए बात कर लेते हैं कि रेडियो ऑपरेटर की इन्होंने फिज़िकल डिटेल पूछी है। तो मैं आपको बता देता हूं संदीप सिंह कि जो हमारी इसमें हाइट है, सबसे पहले मैं हाइट की बात करता हूं। जनरल ओबीसी एससी 168 सेंटीमीटर इसमें मांगी गई है। ठीक है, और एसटी वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 160 हाइट मांगी गई है। ऐसे ही मैं फीमेल की बात करूं तो 152 सेंटीमीटर इसमें हाइट मांगी गई है, मतलब 152 सेंटीमीटर। और एससी मतलब जर्नल ओबीसी और एससी के लिए 152 सेंटीमीटर, और एसटी के लिए इसमें भी फिर छूट दी गई है। एसटी के लिए मांगी गई है इसमें 147 सेंटीमीटर, मतलब 147 सेंटीमीटर की इसमें हाइट मांगी गई है। ठीक है, जो मेल हैं इनका जो चेस्ट है, मतलब सीना जो नापा जाएगा 79 सेंटीमीटर है जो नॉर्मल है, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव है। ये जनरल ओबीसी और एससी वालों के लिए है। एसटी वालों के लिए इसमें भी छूट है, वो 77 सेंटीमीटर है और फुलाव फिर 5 सेंटीमीटर का है। ठीक, और फीमेल का जो चेस्ट है उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी जो वो है, अब रनिंग की बात कर लेते हैं। मेल्स के लिए इसमें जो रनिंग है 4.8 किलोमीटर, मैं कहूँ तो लगभग 5 किलोमीटर, 200 मीटर कम, ये हमें पूरी करनी है 28 मिनट के अंदर मेल के लिए, सभी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। और फीमेल की मैं बात करूं तो 2.4 किलोमीटर, मतलब 2.5 किलोमीटर के करीब, ये हमको 16 मिनट के अंदर कवर करनी है। ये इसकी बेसिक सी फिजिकल डिटेल है। ठीक है, बाकी और कुछ ज़्यादा है नहीं फिजिकल डिटेल में। ठीक है, ऊंची कूद वगैरह जो होती है, लंबी कूद वगैरह, ये कुछ है नहीं फिजिकल के अंदर। ये आपकी फिजिकल डिटेल है। बाकी आप तैयारी करते रहिए, फिजिकल का नंबर बाद में आएगा, वो सब हो जाएगा। मेन फोकस आपका रिटेन पर रहना चाहिए। ठीक है, जितना स्कोर आप रिटेन में कर जाओगे उतना सेफली आप फिजिकल की तैयारी में लग जाओगे। क्योंकि यदि आपका स्कोर कम रह गया तो फिर आप यूट्यूब को फिर से सर्च करोगे कट ऑफ के लिए। तो इसलिए फोकस ऑन एग्ज़ाम। और बहुत ही बेहतर, आप यदि इस आपके मार्क्स हैं तो फिजिकल की तैयारी में पूरे उसी दिन से लग जाओगे। ठीक है, फिर ये नहीं देखोगे कि कट ऑफ कहाँ जाएगी और कितने मेरे नंबर हैं। यदि अच्छे स्कोर होता है ना, तो फिर आदमी 1-2 कट ऑफ देखी उसे कन्फर्म है कि मेरा हो जाएगा, फिजिकल की तैयारी करो। ठीक है, तो चलिए अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रिया सिंह का कमेंट है, चश्मा लगा है, मायोपिया है, -2 इनका नंबर है, इसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या मेडिकल में? यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की एलिजिबिलिटी पर कुछ फ़र्क पड़ेगा? बहुत ही
इनोसेंट सी लग रहे हैं। एक बात बताइए, आप फोर्स की जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपके चश्मा लगा हुआ है, -2 भी नंबर है, उसके बाद भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपको इतने नंबर पे और चश्मे के लिए आपको बाहर कर दिया जाएगा मेडिकल से, ठीक है। क्योंकि मैंने जो ये शब्द कहे हैं ये थोड़े आपको एक लगे होंगे, लेकिन एक चीज़ है कि यदि आपने पूछ लिया क्वेश्चन तो इसके लिए आप कर सकती हैं। यदि आपका ये जो चश्मा हो और ये नंबर है आपका लेज़िक सर्जरी से या लेज़िक ऑपरेशन से ख़त्म हो रहा है और आप पढ़ पा रहे हो, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया कि क्या मानक था। दूर का मतलब एक तरह से कहूँ तो 6/6 से ऊपर पढ़ पा रहे हो, मतलब 6/9 तक पढ़ पा रहे हो, तब आप चल जाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेसिक से अपनी याद का आपका नंबर हट रहा है और ये चश्मा जो है ये ख़त्म हो रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसे ही आप चले गए तो डेफिनेटली आपको बाहर होना पड़ेगा, ठीक है, लास्ट में, जो एक बहुत ही तकलीफ़ भरा होता है समय वो ही। क्योंकि मेडिकल जो होता है उत्तर प्रदेश पुलिस या दिल्ली पुलिस जो भी है, इनमें सबसे लास्ट में होता है, बिल्कुल फाइनल होने के बाद, जब ज्वाइनिंग आने वाली होती है उसके जस्ट पहले ही मेडिकल करवाते हैं लोग। तो इसलिए आपको बहुत दुख होना पड़े, बहुत तकलीफ़ भरा पल होगा जो आप मेडिकल में निकलोगे। तो इसलिए अपना पहले से ही सब चीज़ क्लियर करके चलें। यदि लेज़िक से हो जाए तो लेज़िक आप उसी टाइम करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 15-20 दिन पहले करा लेना। बाकी 7 दिन का समय होता है तो 15 दिन पहले करा लेना, ठीक है। अगला जो है कमेंट है रोजगार तक के नाम से, ये भी 4 दिन पहले था, लेकिन मैं इसे कमेंट को जो पिछली वीडियो थी उसमें नहीं ला सका। इन्होंने कहा कि सर हिंदी के वर्तनी कैसे याद करें, कुछ टिप्स दीजिए प्लीज़ रिप्लाई, हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि वर्तनी जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग कर देती है, बिल्कुल आपकी बात सही है। क्योंकि हम जो दैनिक जीवन में कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमेशा ही गलत बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप बारात बोलोगे या बारात बोलोगे, कोई बारात या बारात, ऐसे मतलब हम चीज़ों को समझ नहीं पाते कि मतलब मिस्टेक कहाँ है। जैसे कैलाश, कैलाश और कैलाश हम लिखते हमेशा गलत हैं, ठीक है, स्पेलिंग होती अलग है, ठीक है, हिंदी वर्तनी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कुछ गलत पढ़ के आती हैं, तो उनकी वजह से हमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो हमें क्या करना है इसके लिए देखो मैंने जो वर्तनियों की जो तैयारी करी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने लूसेंट की वर्तनियों को फॉलो किया था। वर्तनी तो मैंने बहुत सारी पढ़ी थी, लेकिन जो एक बेसिक किताब थी लूसेंट थी। तो मैंने एक तरफ शुद्ध दे रखा, एक तरफ अशुद्ध दे रखा। मैंने अशुद्ध वाली जो वर्तनियाँ हैं इन पर ये वाला काला वाला जो टेप है ये पूरी तरह से चिपका दिया। मैंने देखी नहीं है अशुद्ध, क्योंकि अशुद्ध तो हम 50 प्रकार से चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ है हम अशुद्ध लिखने के कोई हमारे मानक नहीं होती। लेकिन मैंने क्या किया, मैं हमेशा शुद्ध ही चीज़ पढ़ता था वर्तनी के लिए, ठीक है। जो शुद्ध वर्तनी थी, जो जो मुझे कठिन लगती थी, मैंने वो उसे हाईलाइट किया, टिक किया। और वर्तनी के लिए एक चीज़ आप हमेशा करें कि आप जब भी पढ़ रहे हैं, मतलब जीके पढ़ रहे हैं, चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, चाहे कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो ये दिमाग में डाल के पढ़ें कि इसमें जो जो कठिन शब्द में आ, जैसे आप मान लीजिए आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक लिखा आ गया, उस चीज़ को वहाँ आप एक बार हाईलाइट कर दीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक में कौन कौन सी मात्राएं यदि वर्तनी के तौर पर पूछ ले तो मैं इसे लिख पाऊंगा। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हमें हिंदी के अंदर से ही रह के वर्तनियों को करनी है, हमें हर चीज़ के टच में रहना है। तो वर्तनी आप चाहे हिंदी में मतलब हिंदी पढ़ रहे हो, चाहे जीके पढ़ रहे हो, कोई भी आपको कठिन शब्द दिखाई देता है तो उसे हाईलाइट कर लें, टिक कर लें, वो आपका वर्तनी का काम कर जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप वर्तनियों की तैयारी करें, क्योंकि वर्तनी जो हिंदी के अंदर है कुछ लिमिटेड ही है। आपको जहाँ से भी कोई कठिन शब्द मिल जाए वो वाले मत कर देना कि आप कहीं किसी बोर्ड पर लिखा देखा, बैनर पर लिखा देखा, क्योंकि वो लोग तो खुद ही गलत वर्तनी लिखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी दुकान पर वर्तनी कोई बड़ा शब्द देखा, वहाँ नहीं, आप हिंदी या किसी बुक में पढ़ रहे हैं कोई चीज़, तो बुकों में हर चीज़ वैसे हमेशा पर 99% शुद्धि वर्तनी यूज़ होती है। जैसे जीके वगैरह में कुछ भी कर रहे हो, कोई कभी कभार कहीं गलती हो जाती है, बाकी वहाँ आप टिक कर लीजिए उसे, वो वर्तनी का काम करेगी। और अशुद्ध जो वर्तनियाँ उन्हें बिल्कुल मत पढ़िए, उन्हें देखिए भी मत, उन्हें बिल्कुल
ऐसे ही यदि आपकी बुक में दे रखी तो उन पे टेप लगाइए ब्लैक वाला और ख़त्म कीजिए। शुद्धि आप पढ़ोगे, उनका जो उच्चारण है वो शुद्ध करोगे तो जेनुअली बिल्कुल ठीक तरह से आप वर्तनियाँ लिख पाओगे। उन्हें लिख लिख के प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, शुद्ध बोलें फिर लिखने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो चलिए अगले कमेंट की तरफ हम चलते हैं। अगला कमेंट क्या है? सर तैयारी कर ली है बट स्कोर 300 से ज़्यादा नहीं बनना। ये अभी सिंगर हैं, इन्होंने कहा कि तैयारी कर ली है। देखो कैसे कमेंट करते हैं आप लोग, आपको चीज़ें सोचनी चाहिए कि तैयारी कर ली है लेकिन 300 से स्कोर ऊपर नहीं जाता। ये कैसी बात हुई कि तैयारी कंपटीशन की कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है, कभी ख़त्म नहीं होती। आप 300 हैं, वो चीज़ देखो कि जो आपसे 100 नंबर जो छूटे हुए हैं, 400 का स्कोर है आपका, वो 100 नंबर आपसे क्यों छूट रहे हैं? तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि हमने तैयारी कर ली है? आप प्रैक्टिस सेट जब भी लगाते हैं 300 आपके आ रहे हैं, 300 में भी कुछ ऐसे हैं कि जो आपके सही जो होने थे, जो गलत होने थे वो सही हो गए, सही होने थे गलत हो गए। ये चीज़ें होती हैं कि आपका जो क्वेश्चन सही होना था वो गलत हो गया किसी वजह से, टिक गलत, और जो गलत होना था वो सही हो गया। तो उन चीज़ों को भी ढूंढें क्योंकि वो अगले पेपर में आपको फिर परेशान करेंगी। तो उन चीज़ों को ढूंढें कि आपने मिस्टेक कहाँ करी है, आपका वीक पॉइंट कौन सा है। हर टॉपिक को देखें, मतलब आपका जो वीक जोन है, मैथ को देखें, रीजनिंग को देखें, इनमें ये चेक करें कि जो आपका टाइम है प्रॉपर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। क्योंकि स्कोर हमारा तभी बढ़ेगा जब हम अपने पेपर को टाइम के अंदर करेंगे, क्योंकि फिर हमें टाइम मिल जाता है तो हम क्वेश्चनों को टाइम देते हैं, सोचते हैं और उन्हें करने की कोशिश करते हैं। तो आप अपने वीक जोन को ढूंढिए, ठीक है। वीक जोन आपको प्रैक्टिस सेटों से मिल जाएगा। और आपकी यदि 300 की तैयारी है तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। आपको प्रैक्टिस सेटों की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस सेट लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा जितने लगा सकते हैं, और उनमें आपको वीक जोन आपके मिलते रहेंगे, अपने आप मिल जाएंगे, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें टारगेट करिए। कोई टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुआ है, क्यों हुआ, इतना अच्छा मेरा टॉपिक था, उस क्वेश्चन को करिए। उस क्वेश्चन को अपने एक पिटारे में डाल लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसको, चाहे नोटबुक में नोट कर लीजिए, उसकी प्रैक्टिस करिए वीकली, मंथली, मतलब जितने भी क्वेश्चन आप इकट्ठे कर पाते हो जो कठिन हैं, जो आपसे मिस्टेक हुए थे प्रैक्टिस सेटों में, उनकी प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। तो आप देख पाओगे कि कुछ ही समय में आपका जो स्कोर है लगभग 300 से काफ़ी ज़्यादा होने लगेगा, ठीक है। तो चलिए आपको भी मेरी ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आप आगे से ये मत बोल दीजिएगा कि मैंने तैयारी कर ली है, मेरी तैयारी अभी चल रही है और मेरा जो वीक जोन है उस पर मुझे अभी काम करना है, ठीक है। तो चलिए अगला जो प्रश्न है वो किसका है हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मेरे पास, ये यूपी समय 009 करके हैं। इनका प्रश्न है, सर यूथ के प्रैक्टिस सेट में मैथ के क्वेश्चन बहुत टफ हैं, उतने टफ आएंगे जस्ट। इन्होंने पूछा है कि यूथ का प्रैक्टिस सेट ये लगा रहे होंगे तो उसमें बहुत टफ है। देखो मैं आपको बता देता हूं कि जो टफ का मानक है वो हर कैंडिडेट के लिए अलग अलग है। तो ये आप अपनी चीज़ को रियलाइज़ करिए कि मेरा जो टफ का जो मानक है वो क्या है, ठीक है। क्योंकि हर कैंडिडेट के लिए कोई छोटा क्वेश्चन टफ बन जाता है और किसी के लिए क्वेश्चन वो टफ बन जाता है जो टी सेट से भी नहीं होता, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग महत्व है। यदि उसमें ज़्यादा टफ हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट की चीज़ है, क्योंकि बच्चे हमेशा इन चीज़ों को, जो पढ़ने वाले होते हैं, सलेक्शन लेने वाले होते हैं, जो टॉप करने की सोचते हैं, जो अपना सलेक्शन चाहते हैं, वो हमेशा वही चीज़ ढूंढते हैं जो उनसे नहीं हो रही है। वो चीज़ कभी नहीं ढूंढते जो वो कर पा रहे हैं, जो चीज़ वो अच्छा स्कोर, कोई प्रैक्टिस सेट है वो इजी है तो कुछ बच्चे तो उसे करके खुश रहते हैं और कुछ बच्चे उसे छोड़ देते हैं कि मैं 350 स्कोर कर रहा हूँ इसमें, तो मेरे लिए प्रैक्टिस सेट नहीं है क्योंकि मेरे लिए इजी है। मुझे कुछ चीज़ें वो ढूंढनी है जो टफ़ हैं, तो लिए आपके लिए तो ऑलरेडी टफ़ मिल गया। तो इन चीज़ों को करिए, इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करिए, इन क्वेश्चनों पर अपनी पकड़ बनाइए, क्योंकि अभी आपके पास जो है टाइम है। चीज़ें अब कर ले गए तो ठीक है, बाकी एग्ज़ाम का जो आपका एडमिट कार्ड आपके हाथ में होगा तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि उस समय आप सिर्फ यही सोचोगे मेरा पेपर कैसा जाएगा, टफ आ रहे हैं पेपर,
इजी आ रहे हैं, एनालाइज देखने स्टार्ट कर दोगे जब पेपर चालू हो जाएंगे, ठीक है, तो आप बिल्कुल तब पढ़ाई नहीं कर पाओगे। अभी आपके हाथ में एडमिट कार्ड नहीं है, जो चीज़ें आपकी कठिन हैं, पकड़ से बाहर हैं, उन पर काम करिए, ठीक है। टफ है, अच्छे से पढ़िए, उसे अच्छे से क्वेश्चनों को सॉल्व करिए और उन चीज़ों पर अपनी पकड़ बनाइए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम। ये गुजरपुर के नाम से हैं, इन्होंने लिखा है कि भाई प्रीवियस ईयर कहाँ से मिलेंगे ऑपरेटर के? सब जगह कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर हैं, बहुत साइंस का लेवल देखने के लिए ऑपरेटर का ही देखना होगा, प्लीज़ प्रोवाइड। आपको साइंस का लेवल देखना है, ठीक है, बाकी आपकी चीज़ें ठीक है क्लियर होंगी, अच्छी होंगी, तो प्रैक्टिस सेट बाकी जहाँ से कर रहे हैं वो तो करते रहिए। यदि आपको साइंस का लेवल देखना है तो मैं आपको जो रेडियो ऑपरेटर पिछली बार जो भर्ती हुई थी तो उसका और इसका कोई तालमेल यहाँ आएगा नहीं। बाकी चीज़ें ये हैं कि जो लेटेस्ट साइंस पूछी जा रही है मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपको अच्छा लेवल देखना है साइंस का तो आप एनडीए के पेपर परचेज करके साइंस का लेवल देख लीजिए, बहुत बेहतर साइंस का लेवल मिलेगा, उससे ऊपर शायद ही मुश्किल आए। बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एयरफोर्स, इतने सारे एग्ज़ाम हैं जो टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं। यदि साइंस का लेवल आपको देखना है, क्योंकि साइंस में सिलेबस अलग अलग हो सकते हैं, मैं थोड़ा बहुत मान सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, कहाँ से बन के आएंगे, किस टाइप से आएंगे, ठीक है, वो सब आपको इन एग्ज़ामों के अंदर देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि इनमें रेडियो मैकेनिक, रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसियाँ हर साल आती रहती हैं, तो इनके बहुत सारे प्रीवियस ईयर आपको बहुत इजीली उपलब्ध हो जाएंगे बुक सेलर की दुकान से, ठीक है। चाहो तो ऑनलाइन भी मिल जाएंगे आपको, टेक्स्ट बुक वगैरह पे प्रीवियस ईयर पड़े रहते हैं, ठीक है। तो आप इस टाइप से आप साइंस का लेवल देखना चाहते हो तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। और यदि एयरफोर्स में भी अच्छी साइंस पूछी जाती है, एक्स ग्रुप के अंदर एनडीए में सबसे बेहतरीन साइंस पूछी जाती है, यदि आपका मन है, मैं मन की वजह से बता रहा हूँ। बाकी जो ये रेडियो ऑपरेटर बीएसएफ कराती है, आईटीबीपी कराती है, एसएसबी कराती है, इनमें भी साइंस का लेवल आता है, ठीक है। एक नॉर्मल एवरेज साइंस का लेवल होता है, न टफ ना ज़्यादा। इससे ही आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन साइंस से बनते कैसे हैं, न्यूमेरिकल टाइप कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो वहीं से चीज़ें सब आपकी कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए आप अच्छे से चीज़ें समझ गए होंगे, और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं हम। ये RS कुमार हैं, इन्होंने लिखा कि फिजिक्स में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल भी आएंगे क्या प्लीज़ सर? देखो, सबसे पहली बात, आप लोग थोड़ी सी नादानियाँ भी कर जाते हो कि फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे। देखो, पहली बात मैं बता देता हूँ, देखो ना तो पेपर मैं बना रहा और ना ही आप बना रही, और ये भी आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एग्ज़ामों का कोई पैटर्न और कोई मानक एकदम फिक्स अपने ऊपर जो आते हैं फिक्स नहीं बैठता, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिक आए या नहीं आए ये डजंट मैटर, लेकिन हमें तैयारी तो करनी है। हमें न्यूमेरिकल भी जो डेरिवेशन है, बेसिक न्यूमेरिकल जो होते हैं, जो एक छोटे से, मतलब न्यूमेरिकल ऐसे नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल बहुत इजी न्यूमेरिकल आएंगे। और फिज़िक्स के दरअसल न्यूमेरिकल हमेशा ही इजी होते हैं, जो एक डेरिवेशन दिया होता है हमें, उसी पर हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। जैसे E बराबर mc² है, ठीक है, एनर्जी और ये द्रव्यमान वगैरह, इनमें से दो एक चीज़ दे देगा, एक चीज़ हमसे पूछ लेगा, ठीक है। काइनेटिक ऊर्जा का जैसे वो है, मतलब ऐसा तो बहुत कम है, लेकिन ये ज़्यादा पूछेगा कि यदि गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है तो संवेग कितने गुना हो जाएगा, यदि गतिज ऊर्जा 8 गुना हो जाती है तो संवेग कितना हो जाएगा, द्रव्यमान पर क्या फ़र्क पड़ेगा। इस टाइप से न्यूमेरिकल पूछने के ज़्यादा चांस हैं, ठीक है। बाकी यदि न्यूमेरिकल फैक्चुअल भी आता है, मतलब कोई वैल्यू दे देता है और उसकी दूसरी चीज़ की वैल्यू हमसे पूछता है, तो डजंट मैटर। यहाँ भी फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल है बिल्कुल डेरिवेशन, यदि हमें याद है, हमने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, हमने फिजिक्स पर काम किया है, तो हम बिल्कुल इजी निकाल देंगे। फिजिक्स के न्यूमेरिकल तो मैथ से भी बहुत ईजी है। ऐसे समझो फिजिक्स के न्यूमेरिकल जैसे हमारा क्षेत्रमती, जो एरिया का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, जैसे क्षेत्रमती या जो हम निकालते हैं वॉल्यूम, जो आयतन है, सीधा फॉर्मूला के अंदर रखो, आंसर हमारा मिल जाएगा। तो इस टाइप से हमारे सब कुछ
आने वाला है, ठीक है। यदि आते हैं तो हम ऐसे हैंडल करने, नहीं आते तो हम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो भी चीज़ आएगी सभी के लिए आएगी, तो लेकिन हमें तैयार रहना है। इस चीज़ में कोई दोहराई नहीं है कि हम न्यूमेरिकल के बगैर या थ्योरम वगैरह जो ठीक से वो नहीं करके जाएं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। आप जो भी कमेंट हैं आप करते रहिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी से अच्छी स्ट्रेटजी के साथ उस कमेंट का जवाब दूँ, ठीक है। तो चलिए, आप वो वाला अपना वो मन है जो छोटा मत रखिए कि मतलब ये भी होगा वो भी होगा, 100-150 आएंगे, 160 प्रश्न आएंगे, सबके लिए आएंगे, नेगेटिव होगी नहीं होगी वो तो आपको पता ही है नेगेटिव में, ठीक है। लेकिन बिल्कुल तैयारी पर फोकस करिए, बिल्कुल नर्वस मत होइए। जो पढ़ाई है वो आप कर ले गए इस बैच में, जो आपके एडमिट कार्ड आने वाले इस बीच में जो कर ले गए, बाकी आपसे फिर बाद में नहीं होने वाली, ये मेरा दावा है, आप लिख के ले लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं, मेरा सभी को नमस्कार।